समोसे खा लें। अच्छा, आज की डिस्कशन शुरू करते हैं एक खूबसूरत से सवाल से। आई एम श्योर आपसे नहीं होंगे। मुझे गलत साबित करना है आपने आज। ठीक है? ओके। नहीं नहीं, आप कर सकते हैं। यार आप तो नहीं कर सकते, हो सकता है कोई और कर ले। शक्ल दिखा। चले। जी जी। कोई बात नहीं, एक दफा गलत हो गया था, मैं अगली दफा नहीं होगा। देखें, आई एम गोइंग टू शो यू अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन एंड इंशाल्लाह यू वोंट बी एबल टू सॉल्व इट। ओके। ओके। देखिए। क्या? हाँ, ये तो है। ट्रू। देखें, आसान सा सवाल है। नहीं है, आसान तो नहीं है। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 3 किलोग्राम्स and it is moving with a velocity of 4 meters per second. Do you understand? Okay. एक और ऑब्जेक्ट है, ये रहा। इसका मास है 5 kilograms and it is moving towards the left at 2 meters per second. Okay. Okay. ये है before they collide. After they collide, this object, the 5 kg object, has a rightwards velocity of 2.2 meters per second. And this object, the 3 kg object, हमें इसकी वेलोसिटी के बारे में नहीं पता। अभी तक आप मेरे साथ हैं? अभी मैंने क्वेश्चन तो आपको नहीं बताया। देखिएगा, मैं एक ग्राफ इधर बना के दिखा रहा हूं आपको, जिस ग्राफ के ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम है इन सेकंड्स और वाई एक्सिस के ऊपर मोमेंटम है इन किलोग्राम्स मीटर पर सेकंड। इज दैट ओके? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग? ऑल राइट। मोमेंटम चूंकि नेगेटिव भी हो सकता है, दैट इज व्हाई आई हैव द नेगेटिव वाई एक्सिस अवेलेबल। पता नहीं इस्तेमाल होगा या नहीं होगा। वाई एक्सिस के ऊपर 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18 डिफरेंट वैल्यूज हैं। इसी तरह नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर है -2, -4, -6, -8, -10, -12। ये ऑब्जेक्ट, ये पहला वाला ऑब्जेक्ट जब जाके दूसरे वाले से टकराता है, इनिशियली इसका मोमेंटम तो कितना बनता है? 3 × 4 12। एक्स एक्सिस के ऊपर यहां डिफरेंट वैल्यूज हैं टाइम की। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये कह रहा हूं, द ऑब्जेक्ट्स कोलाइड व्हेन time equals to 5 seconds and stay in contact for 1.5 seconds. Complete the graph for A. A कौन है? ये वाला ऑब्जेक्ट को हमने A कहा हुआ है। ये A है, ये B है। ग्राफ पे मैंने दिखाया जी 5 सेकंड लगे ए को बी के साथ कोलाइड करने में। तो ये मैंने इसका मोमेंटम दिखाया। पहले 5 सेकंड तक वो 12 ही रहता है। फिर 1.5 सेकंड्स के लिए ये एक दूसरे से टकराते हैं और उसके बाद सेपरेट हो जाते हैं। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि ए वाले ऑब्जेक्ट के लिए ग्राफ को कंप्लीट करके दिखाएं फॉर अ 3 मार्क इवेल्युएशन। हाँ, क्या? इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं पता।
आपके सिलेबस से रेलिवेंट। क्वेश्चन समझ आया? 5 सेकंड तक कोलिजन नहीं हुई तो 5 सेकंड तक ए कंटिन्यू टू मूव विद इट्स इनिशियल मोमेंटम विच इज 12। 5 सेकंड पे कोलिजन शुरू हुई और 1.5 सेकंड्स तक वो आपस में कांटेक्ट में थे, यानी उस दौरान ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होंगे, है ना? उसी दौरान ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होंगे। फिर जब 1.5 सेकंड गुजर गया तो उनका कांटेक्ट ब्रेक हो गया, राइट? अगर किसी तरह ये पता चल जाए कि पहले वाले ऑब्जेक्ट की आफ्टर कोलिजन कितनी वेलोसिटी है, तो आप उसका मोमेंटम फाइंड करके ग्राफ पे प्लॉट कर सकेंगे। टाइम है 5:06। मैं आपको एग्जैक्टली 3 मिनट्स देता हूँ ट्राई करने को। 5:09 मैं सॉल्व करूंगा आपके लिए। चले 10 तक ले लें आपने। ग्राफ कंप्लीट करके दिखाना है आपको। फॉर्मूला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगना है। सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम्स इक्वल्स टू सम ऑफ फाइनल मोमेंटम्स। जैसा हमने पिछली क्लास में एक एग्जांपल एक दो की थी, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होना है, बस थोड़ा सा ग्राफिकल नॉलेज टेस्ट होगी आपकी। अगर तुम दोनों मिलकर करोगे ना तो नंबर भी आ जाते हैं। वाह, ये पढ़ने आया तू, पेन नहीं है तेरे पास, शाबाश। यस, मैरी क्यूरी। अब बता मैरी क्यूरी कौन है? मर गई थी? अच्छा बेटी, ज्यादा स्मार्ट होने से भी लोग मर जाते हैं। आप यू आर वेरी गुड एट इट, माशाल्लाह। ज्यादा अपना आप तो मेरे करके काम मुझे बता। हाँ, जब ये आपस में टकराएंगे तो ये अपना थोड़ा सा मोमेंटम इसको ले देगा, इसका थोड़ा सा कम हो जाएगा। लास्ट मिनट 1.5 सेकंड बाद इतना है। थोड़ा सा खींचे लाएंगे उसके बाद फिर कॉन्सेंट्रेट चलो भाई, 5:10 हो गए हैं। लेट मी सॉल्व दिस फॉर यू नाउ। आधा हो गया है। चलो देखते हैं जो आधा मैं करूंगा वैसा ही हुआ है या नहीं हुआ। लेट चेक। बच लो भाई, देखेंगे। इनिशियल मोमेंटम्स निकालने में जरा मेरी हेल्प करेंगे। 4 multiplied by 3, how much is that? Okay, that's great. And then
5 multiplied by -2, that's -12. So initial momentums कितने हो गए जी? 12 plus -10 equals to, अब फाइनल मोमेंटम्स निकालेंगे, 3 into v, और इसका कितना होगा? 5 multiplied by 2.2, that is 11, माइनस थोड़ी, हाँ, -10 नहीं आता, तो फिर मैंने क्या लिखा है? -10। अच्छा यार, सॉरी। ओके, ओके। नाउ पहले ऑब्जेक्ट का फाइनल मोमेंटम है 3v प्लस दूसरे वाले का है 11, ठीक। अब 12 माइनस 10 इज 2, -11 इक्वल्स टू 3v। 2 minus 11 is -9. You divide it with 3, that gives me -3. तो पता ये चला कि कोलिजन के बाद ये जो मेरा पहले वाला ऑब्जेक्ट है ना, ए, इट गोज बैक विद द वेलोसिटी ऑफ -3। मेरे साथ है सब? अब इसका मोमेंटम कितना होगा? 3 इसका मास है और -3 इसकी वेलोसिटी है, दैट गिव्स मी -9। तो पता ये चला कि ए का मोमेंटम कोलिजन के बाद कितना है? -9, राइट। अब ध्यान से देखेंगे, कोलिजन कितनी देर के लिए लास्ट कर चुकी है? 1.5। अब 5 से आगे 1.5 मतलब 6.5 के बाद इतना मोमेंटम होगा ना उसका। तो देखते हैं, 6.5 पे इसका मोमेंटम -9 होना चाहिए था। ले जी, ये वो पॉइंट है। ड्यूरिंग दिस टाइम, इधर 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 बोर्ड पे देखें सारे प्लीज, जिस दौरान वो एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं, उस दौरान उसका मोमेंटम 12 से चेंज होके -9 तक जा रहा है। दिस इज व्हाट द ग्राफ शुड लुक लाइक। समझ आया? दिखाओ, बना कहाँ बना के दिखाया था ये? थोड़ा सा मजा आया? थोड़ी सी समझ आई? ये गलत है ना? अच्छा, अब मेरा एक सवाल है आपसे, ठीक है? अब क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द फोर्स दैट acts on A during the time, sorry, during the time of collision. लो भाई, 2 मार्क्स के लिए। जिस दौरान कोलिजन हो रही है उस दौरान कितनी फोर्स लगी है ए पर? आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें फोर्स आता है, चेंज इन मोमेंटम आता है, टाइम आता है। बताएं। अगर आपको इक्वेशन नहीं याद तो मैं लिख देता हूं, फोर्स इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस द इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टी। यस, सारा कुछ आपके पास यहाँ बोर्ड पे मौजूद है। वैल्यूज डालें, आंसर निकालें, शाबाश। फाइनल मोमेंटम कितना है? फाइनल -9, और इनिशियल कितना है? टाइम कितना है? 1.5। जल्दी से, वी हैव अ लॉट मोर टू डिस्कस टुडे। मुझसे पूछेंगे, अगर नहीं पता चल रहा, आई एम ऑलवेज ओपन टू डिस्कशन, आपस में करने की बजाय। फाइनल मोमेंटम हमारे पास है -9, इनिशियल मोमेंटम है 12, और टाइम है 1.5। जी, क्योंकि कोलिजन 5 सेकंड्स पे शुरू हुई और 6.5 पे खत्म हो गई, तो फोर्स तो सिर्फ उसी टाइम ड्यूरेशन के लिए अप्लाई हो रही होगी ना जिस दौरान कोलिजन हो रही है। जब कोलिजन नहीं है तो कोई फोर्स नहीं लगेगी। सही? लो भाई, -9 -12 divided by 1.5, that should give me -21 divided by 1.5, and the answer is
-14, -14 न्यूटन। माइनस से क्या मतलब है? क्या मतलब है इसका? हाँ, जा नहीं रही, निकाला क्या आपने? फोर्स। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि लेफ्ट की तरफ फोर्स अप्लाई हो रही है। अल्फाज पे गौर दें, गौर करें। नाम क्या आपका? जोया। जोया, अगर मैं आपको अब्दुल रशीद बोल दूं क्या होगा? अब्दुल रहमान, अब्दुल्ला, चौधरी, इफ्तिखार ठाकुर, वर्ड भी है ना? वर्ड्स हैव अ मीनिंग, यू हैव टू अबाइड बाय दैट मीनिंग। ओके। लेफ्ट को जा नहीं रहा, जा तो वो राइट को ही रहा है। फोर्स लेफ्ट की तरफ लग रही है। अगर राइट की तरफ जा रहा हो और फोर्स लेफ्ट को लगे तो इसका क्या मतलब होता है? व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज दैट, जोया? इफ एन ऑब्जेक्ट इज गोइंग टुवर्ड्स राइट एंड द फोर्स एक्ट्स टुवर्ड्स लेफ्ट, व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज दैट? जोया, सुनना मैंने, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज दैट जोया? मैंगोज। अगर एक ऑब्जेक्ट राइट को जा रहा हो ना और ऐसे पीछे की तरफ फोर्स लगा दे तो उस ऑब्जेक्ट के साथ क्या होगा? जोया, स्लो हो जाएगा ना। चलती गाड़ी में ब्रेक लगाते गाड़ी रुकती नहीं है, स्लो होती है ना। यही हो रहा है। जब कोई चीज रहे, चुप कर जाओ यार, क्या फजूल की बकवास लगे हुए हो। जब एक ऑब्जेक्ट राइट की तरफ जा रहा हो और फोर्स लेफ्ट की तरफ लगे तो किस टाइप का मोशन होगा तो यार? डिसेलरेशन, इसको कहते हैं। हमारे फिजिक्स टीचर ने ना हमारे लिए एक शेर कहा था, आपको याद है? नहीं जी, नहीं। डिसेलरेशन का मतलब होता है स्लोइंग डाउन। डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का मतलब है अभी भी स्पीड अप हो रहा है। नहीं जी, नहीं, यह गलत, यही तो मैंने काइनेमेटिक्स में बताया था। देखो, डिसेलरेशन का मतलब है स्लोइंग डाउन, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का मतलब है स्पीडिंग अप, बट द डिफरेंस ऑफ इंक्रीज कंटिन्यूज टू डिक्रीज। देखो एक दफा फिर से, होता है, मुझे भी ये मसला हुआ था, फिर मैंने इलाज कराया तो ठीक हुआ। देखेंगे फिर से एक दफा। ये मेरे पास ना एक ऑब्जेक्ट है, आयशा, मैं इसको ना हर एक एक सेकंड के बाद नोट करूंगा। यहाँ इसकी स्पीड है 15 मीटर्स पर सेकेंड, यहाँ इसकी स्पीड है 10 मीटर्स पर सेकेंड, यहाँ इसकी स्पीड है 5 मीटर्स पर सेकेंड। अब मुझे बताओ ये किस टाइप का मोशन है? ये डिसेलरेशन है। क्यों? क्योंकि ये स्लो डाउन हो रहा है। इस केस में जोया, ये राइट को जा रहा था तो कोई फोर्स ऐसे लेफ्ट को लगी थी जिसने इसको डिसेलरेट या स्लो डाउन करवाया था। ठीक है। अच्छा, अब फिर से देखेंगे। t = 0, t = 1, t = 2, मैं एक एक सेकंड बाद इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं। इधर इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर्स पर सेकेंड, इधर इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर्स पर सेकेंड, इधर इसकी वेलोसिटी है 13 मीटर्स पर सेकेंड। इधर देखो, अब छोड़ दोस्तों, इधर देखो। व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज दिस? इज इट स्पीडिंग अप? इट इज स्पीडिंग अप, राइट? स्पीड तो बढ़ रही है ना, लेकिन फर्क क्या है? द डिफरेंस कंटिन्यू टू डिक्रीज। दिस इज डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, whereas this was deceleration। ठीक है, फर्क पता चला? डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन में भी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू स्पीड अप। ओके। हाँ भाई, डिसेलरेशन का मतलब होता है स्लोइंग डाउन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डिक्रीज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। सही है। काइनेमेटिक्स में मैंने काफी डिटेल से ये बातें बताई, भूल जाता है कभी कभी। आई, इज दैट ओके? सही है। चलें आगे। मुझे एक छोटा सा टॉपिक याद आ रहा है विच आई फॉरगॉट इनिशियली, दैट वाज फाइंडिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस में असूलन मुझे बताना चाहिए था, लेकिन क्या करें, उम्र का तकाजा है, चीजें याद नहीं रहती मुझे।
मेरी उम्र का तकाजा है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एक है रेगुलर ऑब्जेक्ट्स और दूसरे हैं इररेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट्स। रेगुलर ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जनरली जिनका कोई नाम होता है, स्फीयर, क्यूबॉइड, क्यूब, प्रिज्म, pyramids. They're all regularly shaped objects. Irregular shaped objects क्या होंगे, जिस शेप का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है। ओके, रेगुलर ऑब्जेक्ट जैसे मिसाल के तौर पे अगर एक ट्राइंगल है, एक सर्कल है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर के डायगोनल्स बनाते हैं, जहां वो इंटरसेक्ट करते हैं वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। सर्कल के दो डायामीटर्स बनाए कम से कम, जहां वो इंटरसेक्ट करते हैं वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। ट्रायंगल के लिए एंगल बाइसेक्टर बनाए। क्या आपको पता है एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। जैसे कि imagine if this is 60 degrees, I draw a line through this angle, ये 30 हो जाए और ये 30 हो जाए, so this line will be called an angle bisector. All right, तो ट्रायंगल के लिए एंगल बाइसेक्टर्स बनाते हैं, जहां वो इंटरसेक्ट करते हैं वहां उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। ये कभी नहीं पूछा जाता, इसलिए मैंने जरा कैजुअली बता दिया। इररेगुलर ऑब्जेक्ट्स के लिए हमसे पूछा जा सकता है, तो वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट दैट एज अ क्वेश्चन प्लीज। जी वही वाला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट, describe an experiment to determine the center of gravity of an irregularly shaped plane lamina। लैमिना एक फ्लैट पीस को कहते हैं जिससे लैमिनेट किया जा सके। प्लेन फ्लैट सरफेस को कहेंगे। लो भाई, 3 नंबर का सवाल है। टेक अ कपल ऑफ मिनट्स, 5:23 है, 5:26 तक आपके पास टाइम है। ट्राई एंड राइट डाउन व्हाट यू नो अबाउट दिस। लैमिना, लैमिना कहते हैं फ्लैट सरफेस को। लेमिनेशन समझते हैं क्या होता है? ये वहीं से है। टेक अ कपल ऑफ मिनट्स, 3 मिनट ले लें। 5:26 पे आई विल सॉल्व दिस फॉर यू। आई वांट टू सी एवरीबॉडी ट्राई इट प्लीज। कुछ भी लिखें, चला अंजुम का गाना लिख दे, कोई बात। हाँ, तो बहुत पुराना होगा, कुछ नया ले गया एजेंसी। आते हुए इंग्लिश हाँ, उसको क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन मैंने दिया ही इसलिए ताकि आपको मिस्त्रियों वाला वो जो होता है उसको बताऊं। नहीं नहीं, बहुत अच्छी राइटिंग थी बेटा, आगे ऐसे कॉम्प्लेक्स फील ना करें, कोई बात। बहुत मेरी तरफ से बेहतरी होगी। लो भाई, द टाइम इज 5:26।
आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस फॉर यू। और जैसे मैं करूंगा बिल्कुल वैसे ही आपने रट्टा मार लेना, ठीक है? अगर रट्टा नहीं लगता तो कहीं पर टैटू बनाए, लिख के चलेगी। ओके, आई टेल यू अ स्टोरी एट द एंड ऑफ दिस क्लास। मेरी बेइज्जती हुई इसमें, यू विल एंजॉय इट। ले जी, लेट्स सी हाउ टू राइट डाउन द आंसर। देखें, एग्जामिनर जब भी एक्सपेरिमेंट डिजाइन करने को कहता है ना, उसमें हमेशा कहता है यू मे ड्रॉ अ डायग्राम इफ यू विश। यू मे ड्रॉ अ डायग्राम इफ यू विश, अस्तगफुरुल्लाह। जब एग्जामिनर कहे ना इफ यू विश, तो इसका मतलब है लाजमी बनानी है, आपकी मर्जी नहीं चलेगी। ठीक है, जब अम्मी कहती है ना जो दिल में आए करो, करना वही पड़ता है जो अम्मी कहती हैं। ले जी, इसके लिए ना हमें क्या क्या चीजें चाहिए, आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब दैट प्रोसेस फॉर। लेट्स सी। सबसे पहले मुझे एक स्टैंड चाहिए, इसको रिटॉर्ट स्टैंड कहा जाता है, आप सिर्फ स्टैंड भी कह देंगे तो चलेगा। फिर इसके साथ हमें एक लॉन्ग नीडल चाहिए। ये जो डब्बा सा मैंने बनाया है ना, इसको बॉस कहते हैं। खुदा ना खास्ता ए लेवल में फिजिक्स रखेंगे तो सीखेंगे फिर। इसके साथ ये ना हम क्लास के एंड पे बात करते देखते हैं। इसके अंदर हमने उस प्लेन लैमिना को लटकाना है, ये इसका साइड व्यू है ना। साइड व्यू से प्लेन लैमिना आपको पतला सा ही नजर आएगा, लेकिन जब इसका फ्रंट व्यू देखेंगे तो ये कुछ ऐसा नजर आना चाहिए आपको। ये वो स्टैंड है और ये उसकी बेस है। प्लेन लैमिना देखने में कुछ ऐसा लगेगा। इस प्लेन लैमिना में हमने अलग अलग जगहों पर नियर द एज 3 सुराख कर लिए होंगे, बस 3 काफी हो। क्या यार, पहले ना डिसाइड किया कर कहना क्या है। लेडीज आपस में गुफ्तगू कर रही हैं, मुझे बहुत लेफ्ट आउट फील हो रहा है, ना कर प्लीज। इसके आगे हमने ना एक धागे से एक मैस लटकाना है। इस धागे के साथ लटके हुए मैस को हम साइंटिफिक जबान में कहते हैं प्लम्ब लाइन। प्लम्ब लाइन, प्लम्ब लाइन। अच्छा, अब हम इसका आंसर लिखने की तरफ आते हैं। यूज अ स्मॉल पिन टू पंक्चर 3 holes near the edge of the lamina as shown. Hang the lamina using one of the holes। आपने जो जवाब लिखा था ना, उससे बेहतर है कि छापा मार ले जो मैंने लिखा है इसका। चलें, नंबर कितने आए थे बेटे तेरे टेस्ट में? Oh, hang the lamina using one of the holes and hang a plumb line. Wait for system to come to rest. Trace the shadow of the string on the cardboard। अंधेरे में तुम काम कैसे करोगे? Repeat the process using other holes। The,
अच्छा, the point where the traces intersect, there is the center of gravity. देखिए जी, करना क्या है हमने, क्या हुआ है? 6 to 7 लाइन्स आपको गिवन होगी फॉर 3 मंथ। काउंट कर लेते हैं, 2 3 4 5 6 7, 7.5। नहीं, जब एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस लिखना होता है तो उसमें कोई फिजिक्स की कंक्लूजन बताना जरूरी नहीं होता। ये ब्लू मैंने इसीलिए लिखा है ताकि आपको पता चल जाए, आपकी मालूमात के लिए, कि इस एक्सपेरिमेंट से हमें आउटपुट क्या मिल रहा है। जब भी एक्सपेरिमेंट डिस्क्राइब करना होता है तो सिर्फ प्रोसीजर लिखना होता है, उससे रिजल्ट क्या हासिल होगा ये नहीं बताना होता। इज दैट ओके? डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट, उसने ये नहीं कहा डिस्क्राइब एट द एक्सपेरिमेंट एंड कंक्लूजन। वी डोंट हैव टू टेल द कंक्लूजन एवर। अच्छा, जरा समझाने की कोशिश करता हूं। इसके आगे मैंने ये धागा लटकाया हुआ है, जब ये हिलना बंद कर देगा, एक मार्कर लेकर इसकी इसका शैडो पड़ा होगा, एक मार्कर लेकर इस तरह से एक लाइन ट्रेस कर लेंगे, फिर किसी और होल के साथ इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे तो एक लाइन ऐसे बन जाएगी, फिर इस तीसरे होल के साथ रिपीट करेंगे तो एक लाइन ऐसे बन जाएगी। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई चीज रेस्ट पे आती है, whenever something comes at a rest, whenever a hanging object comes to rest, the center of gravity lies below the pivot point. ये एक इंतहाई अहम इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको नहीं पता था तो लिख लें। लाइए, अर्ज करें। कसम से मैं मर के भी दोबारा पैदा हो जाना, मैं ये पढ़ नहीं सकता क्या लिखा है। ड्राइंग अच्छी नहीं है, नहीं जो लिखा है वो भी अच्छा नहीं है, राइटिंग भी अच्छी नहीं है मेरी, और भी बहुत कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन मैं कहना नहीं चाह रहा। ये टेक्निकली दो लाइनें लिखी है तुमने, टेक्निकली ठीक नहीं है ना, ये जो मैंने बताया वो ठीक है। बैठो। हाँ ठीक। मेरे नंबर तो टेक्स्ट में कितने थे पहले ये बता। मैं चाह नहीं रहा था कि ये बात सामने आए। लो भाई, देखो। अच्छा, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इमेजिन करें कि जो मेरा लेफ्ट हैंड है, मैं यहां से इसको पिवट करता हूँ, और जब मैं छोड़ूंगा तो क्या होगा? छोड़ूंगा तो ये, इसका ना एक वेट है जो ऐसे एक्ट कर रहा है। छोड़े तो सही। अगर मैं यहां से पिवट कर दूं तो मेरे फोन का ये वो वेट है जो यहाँ एक्ट कर रहा है। दिस वेट इज गोइंग टू कॉज अ क्लॉकवाइज टर्निंग इफेक्ट। क्यों? क्योंकि पिवट पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस मौजूद है। लेकिन जब ये फोन रेस्ट पे आएगा ना, ये हमेशा उस पोजीशन में रेस्ट पे आएगा कि इसका जो वेट होगा इट इज पासिंग थ्रू द पिवट पॉइंट। जब मैं इसको यहाँ से छोड़ूंगा ना तो ये ऐसे टर्न करेगा और इवेंचुअली ये ऐसी पोजीशन पे रेस्ट पे आएगा कि इसका वेट उस पिवट पॉइंट के एग्जैक्टली नीचे एक्ट कर रहा होगा। तो रेस्ट पे क्यों आ गया? इसलिए क्योंकि नाउ द वेट, द फोर्स does not have any perpendicular distance from the pivot. सर क्या मतलब? इसका ये मतलब है कि ऊपर वाले केस में
ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना पिवट से, आई नीड योर अटेंशन हियर प्लीज। लेकिन जब इसको मैं छोड़ दूंगा और ये हैंग करेगा और ये रेस्ट पे आएगा, तो आप देखें इसका वेट अभी भी वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है, बट पिवट से जो अब डिस्टेंस है इसका, वो परपेंडिकुलर नहीं है, वो पैरेलल है। तो कोई टर्निंग इफेक्ट ही नहीं क्रिएट होगा, है ना। अगर ये पेन जो मेरे हाथ में है, इफ आई वांट टू बैलेंस इट ऑन माय फिंगर, आई विल ओनली बी एबल टू बैलेंस इट एट वन पॉइंट, इसके अलावा ये और कहीं बैलेंस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये जिस पॉइंट पे मेरी फिंगर है ना, वहीं इसका वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड्स। तो पिवट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो हो गया, फिर कोई टर्निंग इफेक्ट ही नहीं क्रिएट होगा। क्या आपने वो देखा है, एक बंदा है, उसका बेसिक स्किल सेट ही यही है कि वो पत्थरों के ऊपर पत्थर बैलेंस कर लेता है। गूगल इनवाइटेड हिम ओवर, वो कोई 30 दिन का फ्री ऑल पेड ट्रिप एंजॉय करके आया, गूगल का जो ऑफिस है। देयर ही डिड टॉक्स, उसने लोगों को बताया हाउ ही वाज एबल टू बैलेंस इट। चीजें बैलेंस सिर्फ तब होती हैं जब उनका वेट पिवट पॉइंट पे से पास करे, अदरवाइज नहीं। मेरा स्किल सेट नहीं ना है, मैं इतना टैलेंटेड नहीं। तुम करके देखो, शायद जाहिलों को वो ज्यादा प्रेफर करते हैं। ये ना भूलो, जहाँ तुम पढ़ते हो मैं पढ़ाता हूँ वहां पे। क्या आप मेरे साथ हैं? डू यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट? इफ आई टिल्ट समथिंग, वो ऑब्जेक्ट हमेशा उसी सिचुएशन में रेस्ट पे होगा जब वेट इज पासिंग थ्रू इट्स पिवट, अदरवाइज इट्स गोइंग टू टर्न। चलो आज के लिए बस इतना। क्या हुआ यार, कोई सब टाइटल दे, क्या कह रही है? ओए हाँ, टैटू वाली कहानी, चलो। अच्छा, बेसिकली ना, मैं इस पर रिकॉर्ड नहीं करूंगा, तो इसलिए देखिए।